हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉर्ड इरविन जो वाइस रॉय थे इंडिया के, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाई थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। कल जो हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें हम ये देख रहे थे कि साइमन कमीशन नाम की एक रिपोर्ट बनी थी। जॉन साइमन इंडिया आए थे उसको बनाने के लिए, और उस रिपोर्ट को इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि जो वो कमेटी बनी थी उसमें कोई भी जो इंडियन था वो मेंबर नहीं था। और वो रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है इंडियंस के लिए, यही बताने के लिए लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाई थी। हमने कल पढ़ा था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको बायकॉट किया था कांग्रेस ने। द रीज़न वॉज कि लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी इन द लाठी चार्ज, जब वो विद्रोह कर रहे थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लॉर्ड इरविन थे वो गांधी जी को मनाने के लिए इंडिया आए थे। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, ब्रिटिशर्स ने वो शर्तें मान ली थी और गांधी जी वॉज रेडी टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम उसी कॉन्फ्रेंस को आज डिस्कस करेंगे। सो द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1931 में। ये कॉन्फ्रेंस भी हुई थी लंदन में। जब गांधी जी वहाँ पर गए, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गांधी जी गए, तो वो किससे मिले? वो मिले राम से मैकडॉनल्ड को, जो कि उस टाइम ब्रिटेन के क्या थे? पीएम थे। ही वॉज द ब्रिटिश पीएम। ही सजेस्टेड टू गिव नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस टू मुस्लिम्स। इस मीटिंग में राम से मैकडॉनल्ड ने क्या कहा कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है वो हम मुस्लिम्स को दे देते हैं। देखो, अब हमारे पास जो इंडिया है इज समथिंग लाइक ऐसे है हमारे पास इंडिया, और पाकिस्तान यहाँ पर है। दिस इज द पाकिस्तान। और उस टाइम पे ये सारा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। उस टाइम पे ये सारा इंडिया का ही पार्ट था, मतलब कि इंडिया वाज लाइक दिस। तो ये जो पार्ट था ये था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यानी कि इंडिया की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो जहाँ पर आज पाकिस्तान है उसको उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोला जाता था। तो जो राम से मैकडॉनल्ड थे वो इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या फिर इन्होंने फिर से वही नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और यहाँ पर सजेस्ट कर दिया मुस्लिम के फेवर में कि हम नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो किसको दे देते हैं? मुस्लिम्स को दे देते हैं। और इसी मीटिंग में एक और पर्सन भी गए थे जिनका नेम था B.R. अम्बेडकर। जो B.R. अम्बेडकर थे वो माइनॉरिटी या डिप्रेस्ड, जो पछड़ी हुई जाति थी उस टाइम, उनके लीडर थे। देखो, हमारा जो इंडिया है इसमें आज़ादी से पहले जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र से देखते थे। जो हायर सोसाइटी के लोग थे उनका मेन सोसाइटी में आना मना होता था, उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने में दिक्कत आती थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा होती थी। तो ये सारी दिक्कतें जो थी वो उस टाइम माइनॉरिटी या डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी वो फेस कर रही थी। तो उन्हीं के लीडर थे उस टाइम पे B.R. अम्बेडकर। अब जो B.R. अम्बेडकर थे वो मेनली काम कर रहे थे फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, और उनका मोटिव यही था कि इंडिया तो आज़ाद होना ही है, लेकिन मैंने डिप्रेस्ड क्लासेस को उनके राइट्स भी दिलवाने हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो यहीं पर इसी मीटिंग में जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ये वही इलेक्टोरेट है जो मुस्लिम्स ने डिमांड किया था 1906 में। मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक ऐसा राइट दिया जाए इलेक्शंस के रिलेटेड कि जब भी कभी कोई माइनॉरिटी क्लास का लीडर इलेक्शन लड़ेगा तो माइनॉरिटी क्लासेस सिर्फ उसी को ही वोट करेंगे। ये और वो लोग हमेशा इलेक्शन राइट को ही लेके क्यों चलते थे? क्योंकि वोटिंग एक ऐसा राइट है जिससे हर कोई आपके पीछे भागेगा। अगर आप किसी को वोट डालोगे तो वो क्या करती है, जैसे आज के टाइम में हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने वोट देनी है तो जो कंटेस्टेंट है वो हमारे घर पे आते हैं, है ना, कि आप लोग हमें वोट दो। तो जब वोटिंग राइट होगा किसी के पास तो सामने वाला बंदा आपको मानेगा। तो यही उनका मेन एजेंडा हुआ करता था। सो B.R. अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी क्लासेस, और यू कैन से डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पे जो माइनॉरिटी वर्ड है इज नॉट फॉर द
रिलीजन, यहाँ पे जो माइनॉरिटी वर्ड है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, फॉर द शेड्यूल्ड क्लासेस, उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो जब ये सब कुछ चल रहा था मीटिंग में, गांधी जी डिड नॉट लाइक इट, गांधी जी को ये सब कुछ पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं तो इंडिया को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ धर्म के नाम पे, जात पात के नेम पे, लेकिन यहाँ पर कोई तो इंडिया को धर्म के नाम पे डिवाइड करने की बात कर रहा है और कोई इंडिया को जात पात के नेम पे डिवाइड करने की बात कर रहा है। सो गांधी जी ने गुस्से में मीटिंग को छोड़कर चले गए। अब वहाँ पर जब गांधी जी गए थे तो मीटिंग में सब सूट बूट में थे, लेकिन गांधी जी अपनी धोती में थे, ठीक है। तो जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने एक वहाँ पर अंग्रेज थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने गांधी जी को नेम दिया था, निक नेम अ हाफ नेक्ड मैन, हाफ नेक्ड मैन उनको बोला था। उसके बाद जब गांधी जी वो मीटिंग छोड़ के चले गए तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही चाहिए कि जो लोग हैं उनमें फूट डले, भारत में लोगों में फूट डले और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएं। तो यही एक चीज़ हुई, उन्होंने अनाउंस कर दी कॉमनियल अवार्ड्स इन 1932। ये किसने किया? ये रामसे मैकडॉनल्ड ने ही किया, जो कि ब्रिटेन के पीएम थे। अब जो ब्रिटेन के पीएम थे रामसे मैकडॉनल्ड, उनका मेन जो एजेंडा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी को लेकर के इन्होंने ये किया। कॉमनियल वर्ड मीन्स कम्युनिटी, मतलब कि अलग अलग धर्म और अलग अलग जात के लोगों को अलग अलग तरह के अवार्ड्स दिए जाएंगे, ये इन्होंने बोला। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट इंडिया में बहुत से अवार्ड्स दिए जाते हैं, कोई लिटरेचर में, कोई स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में, ठीक है, कोई सिंगिंग में, कोई आर्ट में। जैसे कि हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लिटरेचर में सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। ये तो नहीं है कि अगर कोई सिख रिलीजन से है या हिंदू रिलीजन से है या मुस्लिम रिलीजन से है कि सबको अलग अलग तरह के अवार्ड, नहीं, सबको सेम तरह के अवार्ड्स ही दिए जाते हैं। बट उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि हम इंडिया में अवार्ड्स देंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, अलग धर्म अलग जात के लोगों को अलग तरह के अवार्ड्स। अब ये क्या था? ये पार्शियलिटी थी, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, सेपरेट अवार्ड्स फॉर सेपरेट कम्युनिटीज। इट वॉज द अगेन स्टेप टूवर्ड्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये फिर क्या था? एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। जो गांधी जी थे उस टाइम पे यारवादा जेल में थे। वो क्यों जेल में थे? अब जब 1931 में गांधी जी मीटिंग छोड़ के आ गए थे, मतलब गांधी जी वॉज द मेन लीडर ऑफ कांग्रेस उस टाइम पे, और जो कांग्रेस थी वो अंग्रेज़ों की कोई भी बात नहीं मान रही थी, जितने भी मेंबर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने 1932 में ये अनाउंस कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक इलीगल पार्टी है, हम नहीं मानते ऐसी पार्टी को और इसको डिसमिस कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए इस पार्टी को। लेकिन अब उस टाइम पे जो कांग्रेस थी बहुत अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी, तो जो मेंबर्स थे कांग्रेस के वो इस चीज़ को नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पार्टी को डिसॉल्व नहीं करेंगे। इसी के चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जितने भी मेन मेंबर्स थे सबको कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया, उठा करके विदाउट एनी रीज़न। तो गांधी जी भी जो थे, एक यारवादा जेल है पूना में, वहाँ कैद थे। जब लीडर्स कैद में थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिए कॉमनियल अवार्ड्स, और जब गांधी जी को ये चीज़ पता चली तो गांधी जी ने इस चीज़ के लिए जेल में ही प्रोटेस्ट किया। व्हेन ही केम टू नो अबाउट दिस ही टुक फास्ट अप टू डेथ। किस तरह प्रोटेस्ट किया? विद्रोह किया। उन्होंने मरण व्रत रखा, मतलब कि कहा कि जब तक ये चीज़ कैंसिल नहीं होगी मैं अपनी भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मैं अपना कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उसके बाद ये अवार्ड्स जो थे वो कैंसिल हो गए थे बाद में। उसके बाद हुआ पूना पैक्ट 1932 में। पैक्ट मीन्स संधि। अब पूना में एक संधि हुई 1932 में। जो B.R. अम्बेडकर थे, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी। उन्होंने एक अपनी ही डिप्रेस्ड क्लासेस के नेम से कोई पार्टी बनाई हुई थी, उसके वो मेंबर थे, ठीक है। तो जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने क्या डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो यहाँ पर जब गांधी जी ने व्रत रखा हुआ था, हंगर स्ट्राइक पे थे जेल में,
तो उसी टाइम उनको वहाँ पर मिलने पहुँचे BR अम्बेडकर। उनको बुलाया गया था, उनको समझाने के लिए बुलाया गया था कि आप ऐसी चीज़ ना करो, इस तरह की डिमांड ना करो, पहले हमें इंडिया को आज़ाद करवाने दो, उसके बाद हम डिप्रेस्ड और माइनॉरिटी क्लासेस के लिए खुद जो सीट्स हैं वो रिजर्व करेंगे। गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी ने BR अम्बेडकर को कहा कि आप अपनी ये डिमांड वापस ले लो, जब भारत आज़ाद हो जाएगा जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हम उसमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे इन जॉब्स एंड एजुकेशन और हर फील्ड में। तो ये उन दोनों के बीच में संधि हुई थी। BR अम्बेडकर मान गए और गांधी जी ने अपना 6th डे मतलब 6 दिन बाद जो थी वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी थी। अब जब गांधी जी ने अपनी ये भूख हड़ताल तोड़ दी, ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी उसके बाद जेल से बाहर भी आ गए। तो गांधी जी ने देखा उस टाइम पे कि भारत को आज़ाद करवाना तो एक प्रॉब्लम है ही, मतलब कि ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व करनी ही है कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, लेकिन जो दूसरी मेन बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे वो ये थी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे उनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा बुरी थी इंडिया में, और उनको हरिजन बोला जाता था। मतलब कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस, जैसे आजकल हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हरिजन्स बोला जाता था, हरिजन्स। तो उन्होंने सोचा कि इनका जो सोसाइटी में स्टेटस है वो भी रेज करना एक बड़ी बात है, और मैं सबसे पहले यही काम करूँगा, लोगों को समझाऊँगा कि ये भी जो हैं वो हमारी ही तरह हैं, ये लोग भी, हमें इनको गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उनके साथ सही बर्ताव करना चाहिए। और जब BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में संधि हुई थी ना, तो गांधी जी ने अपना ये प्रॉमिस निभाया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो BR अम्बेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और BR अम्बेडकर को ही बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था, बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए काफ़ी चीज़ें रखी थी। अब जब गांधी जी जेल से बाहर आए 1932 में, हरिजन लिफ्टमेंट वॉज मेन फोकस ऑफ गांधी जी। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज स्टार्टेड बाय हिम। इन्होंने एक एंटी अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एक जो लीग थी वो भी स्टार्ट की थी 1932 में। और गांधी जी ने एक हरिजन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, जिसके द्वारा लोगों को समझाया गया था कि ये जो चीज़ है, जो हम हरिजन्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो गलत है। नेक्स्ट 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। जब 1932 में 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये बिल्कुल ही यूज़लेस थी मीटिंग, क्योंकि जो मेन लीडर्स थे वो सारे के सारे जेल में थे, तो कोई भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचा जो इम्पॉर्टेंट लोग थे। तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, इसीलिए बोला जाता है कि ये मीटिंग जो है वो एक फ्रूटलेस थी, इसका कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी, तो द आंसर इज़ BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ने तीनों की तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो अटेंड की थी। एंड हियर इज़ द पिक्चर ऑफ BR अम्बेडकर। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास आया डेट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1927 में जो साइमन कमीशन बना, रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंसेस हुई 3 समझाने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं माना। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने 1935 में क्या किया, एक नया एक्ट बनाया जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ
उसका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि हम आज फॉलो कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर कॉपी किया गया था, 70 to 80% कॉपी किया गया था। कहाँ से? फ्रॉम दिस एक्ट। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब ये वर्ड नहीं यूज़ करते वो कि कहाँ से कॉपी किया है, वो वर्ड यूज़ करते हैं व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आवर आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंडर क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो इट वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट। जो चीज़ें साइमन कमीशन रिपोर्ट में लिखी गई थी वही चीज़ें ज़्यादातर लिखी गई थी इस एक्ट में, 1935 के एक्ट में। कांग्रेस रिजेक्टेड इट, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम ये नहीं मानते, एंड डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और यहाँ पर कांग्रेस ने क्या बोला कि पहले तो हमें अपना देश जो है वो आज़ाद चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये तो है नहीं कि जैसे अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया तो साथ के साथ हमारी एक सरकार बन जाएगी, नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना करके दो। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या मतलब था? असेंबली मतलब एक कमेटी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का संविधान, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो भारत का संविधान जो है वो तैयार करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक कमेटी थी जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था किसका? आज़ाद भारत का। यहाँ पे इन्होंने ये डिमांड की। तो कांग्रेस जो भी बोल रही थी वो तो ठीक है, चल रहा था, लेकिन इस एक्ट में मेन पॉइंट्स क्या थे? अकॉर्डिंग टू इट, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एग्जिस्टेंस में आया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट थी इसी एक्ट के अंडर कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई 1935 में। और उसकी मतलब जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बननी थी उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। इन दिल्ली इट्स वर्किंग स्टार्ट फ्रॉम 1935। जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट थी उसकी जो वर्किंग थी वो कब स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई 1937 में। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1937 में बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा, जो उस टाइम पे बर्मा था उसको हम आज क्या बोलते हैं? म्यांमार। जो म्यांमार था अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। म्यांमार जो कंट्री है इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, और इसको सेपरेट किया गया था इंडिया से 1937 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद शुरू हुई नेशनल मूवमेंट। हमारे पास शुरू हुई नेशनल मूवमेंट 1939 में। लॉर्ड लिनलिथगो, ये कौन थे? ये थे वाइस रॉय। लॉर्ड लिनलिथगो जो वाइस रॉय थे इंडिया के, डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे पास जो वर्ल्ड वॉर II थी वो स्टार्ट हुई, वैसे तो वो 1938 में स्टार्ट हो गई थी। 1938 में हम पढ़ेंगे कि हिटलर ने अटैक कर दिया था, तो 1938 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेनली इसको माना जाता है कि ये 1940 से लेकर के 1945 तक ये वॉर थी जो चली थी। अब जो वर्ल्ड वॉर II थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे एक साइड पे वो भी थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे एक साइड पे थे जो कि जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। हम पढ़ेंगे आगे चल के ये सारा का सारा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। कॉलोनीज़ मतलब कि उन्होंने बहुत से देशों पे अपना रूल कर रखा था जो उनके अंडर थे, जैसे कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स की जहाँ पर भी कॉलोनीज थी वो वहाँ के लोगों को फोर्सफुली बोल रहे थे, वहाँ पर उनकी जो आर्मी थी उनके सोल्जर्स को बोल रहे थे कि आप लोग जाओ और हमारे लिए वर्ल्ड वॉर II में लड़ो।
सेम चीज़ जो एक वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारी साइड से लड़ेगा। लेकिन इस चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी किसको, सेंट्रल लेजिस्लेचर को, मतलब जो सेंटर पे सरकार थी। देखो जैसे आज के टाइम में है ना कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो दो तरह की है। एक तो सेंटर में है जो पूरे देश को चला रही है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे पीएम है हमारे, और हमारे पास क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, मतलब कि हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है। तो सेम तरीके से तब भी हुआ करता था। एक तो प्रोविंसेस हुआ करती थी, रियासतें थी, उसमें गवर्नर की पोस्ट थी, और एक था सेंटर लेवल पे जो सेंटर पे सरकार हुआ करती थी। अब वाइस रॉय ने ये डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सेंटर पे किसी को कोई नॉलेज नहीं थी पहले, बाद में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। कांग्रेस एग्रीड, कांग्रेस कहती कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम लोग आपका वर्ल्ड वॉर 2 में साथ दे देंगे, लेकिन बट इफ ब्रिटिशर्स मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, अगर ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद करते हैं तो पहले हमें आज़ादी दो आप लोग, उसके बदले में हम आपका साथ देंगे इन वर्ल्ड वॉर 2। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो प्रॉमिस्ड टू डू दिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वाइसरॉय ने बोला कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, उसने ऐसे ही बोल दिया था, उसको लगा था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम इनको आज़ादी देंगे, फेक प्रॉमिस था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 45 में ख़त्म होगी। अब इंडियंस ने सोचा कि पता नहीं कब ख़त्म होगी, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो पता नहीं कब। तो कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे जिन्होंने हाँ बोला था उन्होंने रिज़ाइन कर दिया विद्रोह में कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी हम लोग आपका वर्ल्ड वॉर 2 में साथ नहीं देंगे। उसके बाद डिमांड ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही ये सब कुछ चल रहा था तो एक साइड पे मुस्लिम लीग जो थी वो अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो प्लान कर रहे थे अब कि हम लोग अपना एक अलग से देश डिमांड करेंगे जिसमें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या ही होगी। तो जो ये चीज़ हुई तो वो कहाँ से शुरू हुई थी, 1930 में मोहम्मद इकबाल गेव आइडिया ऑफ सेपरेट प्रोविंस। मोहम्मद इकबाल नाम के पर्सन थे, 1930 में उन्होंने कहा था कि हम लोग एक अलग से रियासत मांगेंगे। उन्होंने कोई कंट्री का नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था कि इंडिया रहेगा उसमें हम एक रियासत ले लेंगे, जैसे एक स्टेट ले लेंगे कि हाँ जी इसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही रहेंगे। तो 1933 में चौधरी रहमत अली खान इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने वर्ड दिया पाकिस्तान, इन्होंने वर्ड बनाया पाकिस्तान जिसका मतलब था पाकिस्तान, पाक स्थान मतलब धरती, मतलब पाक मीन्स पवित्र, जो पवित्र धरती है। इन 1940 में मुस्लिम लीग पास्ड प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान की ही डिमांड कर ली कि हमें तो बस अब अलग से एक कंट्री चाहिए जिसका नेम होगा पाकिस्तान। उसके बाद आया अगस्त ऑफर 1940 में अगस्त महीने में ब्रिटिशर्स ने कुछ अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? लॉर्ड लिनलिथगो जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे, डिक्लेयर्ड डेट डोमिनियन स्टेटस वुड बी प्रोवाइडेड टू इंडियंस इफ दे हेल्प देम इन वर्ल्ड वॉर 2। क्या अनाउंस किया कि हम इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं अगर वो हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करेंगे। हमने कल पढ़ा था डोमिनियन स्टेटस जो था वो फर्स्ट टाइम नेहरू रिपोर्ट में डिमांड किया गया था 1928 में, और इसका मतलब क्या था? इंडिपेंडेंस विद इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स चाहे अपना रूल करें लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। उस टाइम तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को इंडियंस की ज़रूरत थी तो बोला कि चलो हम तुम लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। और क्या बोला? और क्या? ब्रिटिशर्स ऑल्सो सेड दैट दे विल सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बना देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी भी बना देते हैं जिसमें कि इंडियंस खुद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेंगे इंडिया का। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का, बोला कि इंडिया का। ठीक है, तो नेहरू जी सेट, नेहरू जी ने क्या कहा इसको रिजेक्ट करते हुए, रिजेक्टेड इट। सबसे पहले तो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को रिजेक्टेड। क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज डोर नेल। एज डेड एज डोर नेल एक हमारे पास ईडियम है, कहावत है, जिसका मतलब होता है कि जिस चीज़ की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए अब मायने ही नहीं रखता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती तो मैं बोलूँगी एज डेड एज डोर नेल। तो उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस तो अब हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए तो अब आज़ादी चाहिए। उसके बाद शुरू हुए इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1940 में शुरू हुए और 41 तक ये चले। इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या किया, जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो वॉर के अगेंस्ट बोल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 के अगेंस्ट बोल रहे थे, जगह जगह पर जाके रैलियां कर रहे थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, और लोगों को समझा रहे थे कि हमने ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 में साथ नहीं देना है। और वो क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहे थे। इंडियंस स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड स्पीक अगेंस्ट द वॉर। अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड आचार्य विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू फॉर डूइंग दिस। उसके बाद हमारे पास आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ये एक पर्सन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने दिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ना बड़ी बुरी तरह से ज़रूरत थी इंडियंस की, इंडियन आर्मी की, तो वो उसी चीज़ को बार बार बोल रहे थे। इंडियंस, उन्होंने क्या कहा, दे सेड इफ़ इंडियंस वुड हेल्प देम इन वर्ल्ड वॉर 2, कि अगर जो भारतीय लोग हैं वो मदद करेंगे उनकी वर्ल्ड वॉर 2 में, दे वुड प्रोवाइड देम इंडिपेंडेंस बट आफ्टर द वॉर। कहा कि आप लोग हमारी हेल्प करो, हम लोग आपको आज़ादी दे देंगे बट लड़ाई के बाद। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि युद्ध ख़त्म होगा तो कब होगा। 1940 में होगा, 1942 में होगा, 45 में होगा, 50 में होगा, 60 में होगा, कब होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगेन रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को गांधी जी ने। उन्होंने कहा इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। इसका क्या मतलब है, पोस्ट डेटेड मतलब एक लेट, हमारे पास एक चेक है, ठीक है, एक चेक है, लेट मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैंने उस पर ना साइन तो कर दिए हैं अमाउंट लिख के कि ये यहाँ पर लेट सपोज 10 लाख का चेक है हमारे पास, मैंने साइन तो कर दिए, लेकिन मैंने डेट नहीं लिखी, यहाँ पर मैंने डेट नहीं दी कि कब तुम लोग ये चेक दे करके बैंक में पैसे ले सकते हो। तो गांधी जी ने यही बोला कि ठीक है भाई, तुमने ये तो लिख दिया है कि इंडिपेंडेंस देंगे, नीचे साइन भी कर दिए, लेकिन डेट नहीं बताई कि कब। और सिंकिंग बैंक मतलब एक डूबता हुआ बैंक, मतलब जो अब पूरी तरह जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी ब्रिटिशर्स की, वर्ल्ड वॉर 2 में वो बुरी तरह से लड़ रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग तो पहले ही इतनी बुरी हालत में हो, तुम लोग हमारी क्या मदद करोगे। तो उन्होंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद शुरू हुई क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो भी बोला जाता है इसको, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो मूवमेंट भी बोला जाता है। और क्या क्या नाम दिए जाते हैं इसको वारदा रिवोल्ट भी बोला जाता है। वारदा रिवोल्ट क्यों, क्योंकि वारदा एक प्लेस है कहाँ, महाराष्ट्र में एक प्लेस है। सबसे पहले ये वहाँ पर शुरू हुई थी रिवोल्ट।
इसीलिए इसको वारदा रिवोल्ट बोलते हैं और इसको लीडरलेस रिवोल्ट भी बोला जाता है। लीडरलेस रिवोल्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस रिवोल्ट को हर कोई पर्सन अपने बिहाफ पे शुरू कर रहा था, उसको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं थी, किसी को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी लड़ने के लिए। अंग्रेज़ों का अत्याचार इस तरह बढ़ चुका था कि हर कोई भारतीय उनसे छुटकारा पाना चाहता था। इसी लड़ाई के टाइम, इसी मूवमेंट के टाइम देखो यहाँ पर कितने जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए थे, कितने जो लोग थे, ये मैंने एक पिक्चर दी है, इतने लाखों में जो लोग थे वो इस रिवोल्ट में पार्ट ले रहे थे। गांधी जी ने यहाँ पर स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बारी बताया है, हमें एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर स्लोगन किसने दिया, या फिर हमें ये भी पूछा जाता है कि वो किस मूवमेंट के दौरान दिया गया, ठीक है, या कौन से ईयर में दिया गया। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएनओ। 1945 में 24 अक्टूबर को यूएनओ की फॉर्मेशन हुई, यूनाइटेड नेशंस। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1945 में, तो यूएनओ एक जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सारे दुनिया को इकट्ठा रखने के लिए काम कर रही थी। जितने भी देश थे उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, वहाँ कोई अत्याचार ना हो, जो लोग हैं वो सारे आज़ादी से जिएं, लिबर्टी से, फ्रीडम से जिएं, तो उस चीज़ के लिए इसने काम किया। इन 1945 वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो ख़त्म हुई। ऑन 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो यूएनओ बनी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देयर वर फाइनेंशियल क्राइसिस इन द वर्ल्ड। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ लड़ाई में, वेपन्स खरीदने में, लोग मरे, लोग ज़ख्मी हुए, उनका ट्रीटमेंट करने में, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, सड़कें टूट गई, फॉरेस्ट काटे गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो तबाही थी वो हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, तो जिसमें फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो मेन जो फाइनेंशियल लॉस था वो यूरोप में हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज़ लड़ रहे थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे और इतना ज़्यादा लॉस हो गया था कि यूरोप में रिसेशन आ गया था, पैसे की कमी हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जॉब्स जो थी लोगों की चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, खस्ता हालत हो गई थी। अब ऐसी चीज़ को सुधारने के लिए यूएनओ ने क्या डिक्लेयर किया कि ये सब जो चल रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं सबसे पहले तो इनको ख़त्म करना होगा। ये कब ख़त्म होगी कि जितने भी स्लेव कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जितने भी देश जो गुलाम बना रखे हैं किसी दूसरे देशों ने, उनको आज़ाद कर दिया जाए, ये ऑर्डर दिया 1945 में। यूएनओ गेव ऑर्डर्स टू मेक इंडिपेंडेंट टू ऑल स्लेव कंट्रीज। उसके बाद आया वेवल प्लान 1945 में। जब यूएनओ ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी तो 1945 में लॉर्ड वेवल, जो कि उस टाइम के वाइस रॉय थे इंडिया के, इन्होंने एक प्लान दिया। इन्होंने एक मीटिंग अरेंज की शिमला में, वहाँ पर बुलाया, कांग्रेस के मेन मेंबर्स को भी बुलाया गया और इन्होंने अनाउंसमेंट की। इन्होंने सोच लिया अब कि हम लोग जो हैं भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन अब पूरा का पूरा देश ब्रिटिशर्स के हाथों में है, हर डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स के पास है, तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना जो कार्य है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, अब इंडियंस को उनका काम समझाना होगा। तो उस चीज़ के लिए सारी प्लानिंग जो है वो बननी शुरू हुई। ही अरेंज्ड मीटिंग इन शिमला। ही सजेस्टेड टू सेट अप अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल with only Indian members, but Viceroy and Commander in Chief would be Britishers। क्या कहा उन्होंने
टू सेट अप अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि चलाते हैं देश को। जैसे कि हमारे पास आज हम बोलें कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव कौन है, अगर हम प्रेजेंट इंडिया की बात करें ना, तो एग्जीक्यूटिव्स दो तरह के हैं, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी कौन है? जो कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं, जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स हैं, अब देखो जो कानून है वो कौन बना रही है? हमारे पास पार्लियामेंट ने हमारे पास कोई कानून बना दिया, ठीक है, सबने मिलके कुछ कानून बना दिया, और उनको एग्जीक्यूट मतलब उनको लागू करने का कौन काम कर रहा है? मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो मिनिस्टर्स भी क्या हो गए? देश को चला रहे हैं। तो वो क्या हो गए? टेम्परेरी, क्योंकि वो 5 साल के लिए आए हैं, ठीक है, इलेक्शंस होती हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। और एक परमानेंट होते हैं, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, जैसे कि हम बोलें कि हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, या जैसे डीसी होते हैं, है ना, तो ये परमानेंट है। इन्होंने एक बार ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ये जॉब पे आ गए। ये तो नहीं कि हम इनको 5 साल बाद निकाल देंगे कि हाँ जी तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया और कोई और बंदा हो, नहीं, ठीक है। ट्रांसफ़र होती रहती है उनकी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनको रिमूव नहीं किया जाता उनकी पोस्ट से। तो वो भी क्या कर रहे हैं? पावर्स चलाते हैं अपनी, मतलब कि जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो वो होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इन्होंने कहा कि हम एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे विद ओनली इंडियन मेंबर्स, जिसमें सिर्फ भारतीय ही होंगे, बट जो वाइस रॉय होंगे एंड कमांडर इन चीफ, जो सेना के हेड होंगे, वो अभी भी कौन होंगे? ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम्स वुड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर हम हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे उनके साथ। अब उसके बाद पावर्स जो हैं इंडियंस को देनी है, हैंड ओवर करनी है, तो उसके लिए बनाया गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। जो ब्रिटिश उस टाइम 1946 में जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, वो थे लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली इन्होंने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई, 3 मेंबर कमेटी, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, कौन कौन थे उसके चेयरमैन? अलेक्जेंडर, पैंथरिक लॉरेंस एंड सर क्रिप्स, जो कि जिन्होंने क्रिप्स मिशन दिया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 बंदे जो थे वो कैबिनेट मिशन प्लान के हेड थे, चेयरमैन थे, ठीक है। इन्होंने ये इंडिया आए, इन्होंने कहा कि अब हम जो पावर्स हैं इंडियंस की उनको हैंड ओवर करेंगे, इंडियंस को देंगे। दे विजिट इंडिया टू फाइंड पीसफुल वे टू ट्रांसफर पावर्स टू इंडियंस। उन्होंने कहा कि हमने इंडियंस को उनकी पावर्स तो देनी है, लेकिन एक शांतमयी तरीके से देना चाहते हैं। अब देखो ये तो वही चीज़ हो गई कि 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। इतना इन्होंने रूल किया, इतना अत्याचार किया, इतना कुछ किया, इंडियंस को बुरे तरीके से मारा, है ना, सब कुछ लूट लिया, और जाते जाते क्या कहा कि हम लोग तो यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं, हम लोग तो एक शांतमयी तरीके से इंडिया को आज़ाद करना चाहते हैं, हमारे लिए तो हिंदू मुस्लिम जो हैं वो सब बराबर है। इन्होंने यहाँ पर बड़ी गेम खेली। दे वॉन्ट यूनाइटेड इंडिया, इन्होंने कहा कि हम तो एक संयुक्त भारत चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इंडिया डिवाइड हो और उसमें से कोई पाकिस्तान नाम का देश निकले। सो दे रिजेक्ट आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइडिया रिजेक्ट कर दिया। अब आग भी इन्होंने ही लगाई थी मुस्लिम्स के दिल में कि भी हाँ जी तुम लोगों को एक अलग कंट्री देंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब जाते जाते रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए हम तो पाकिस्तान लेकर ही रहेंगे। बट प्लान वॉज फेल्ड, प्लान फेल्ड हो गया इसी वजह से, क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था मुस्लिम्स को। मोहम्मद अली जिन्ना वांट ग्रुपिंग, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें तो देश की ग्रुपिंग चाहिए, हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस सेड इट वुड बी ऑप्शनल, कांग्रेस ने कहा कि हमारे लिए ये ऑप्शन है, हम देख लेंगे कि अगर तो माहौल ठीक रहा देश का तो हमें कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर माहौल ख़राब हुआ तो हम पाकिस्तान कर देंगे, अलग कर देंगे।
जिन्ना डिक्लेयर्ड, अब जिन्ना ने अपनी ये बात रखने के लिए, अपना अपना इरादा पक्का दिखाने के लिए कि हाँ जी हमें तो पाकिस्तान चाहिए, जिन्ना ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे कि हम तो अब डायरेक्ट एक्शन मतलब लेंगे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए बोला था और कहा था कि हम तब तक मनाएंगे जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो वो क्या था, वो एक इरादा था दिखाने का कि हाँ जी हमें तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर जिन्ना ने की, उन्होंने क्या किया, कहा कि हम 27 मार्च 1947 को क्या करेंगे, पाकिस्तान डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। अब बनी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी गवर्नमेंट 1946। ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ही बनी, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसी के तहत बनी इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि हम आप लोगों को एक गवर्नमेंट बना करके देंगे जो कि अस्थाई होगी, मतलब कि जो कि टेम्परेरी होगी, तब तक रहेगी जब तक भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और उनकी अपनी सरकार नहीं बन जाती। और इस जो गवर्नमेंट में जो मेन पोस्ट होगी वो इंडियंस की ही रहेगी, ताकि उनको पता चले कि जो देश है उसको किस तरीके से चलाना है। तो इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट पर्सन्स पढ़ेंगे, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बनाए जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो बने थे लियाकत अली खान। ये जो लियाकत अली खान थे ये बने थे पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम, पाकिस्तान फर्स्ट पीएम। जो जवाहरलाल नेहरू थे ये बने थे फिर बाद में इंडिया के फर्स्ट पीएम, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये बने थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये जो मैंने आपको तीनों की जो पोजीशन बताई है ये कब बताई है, जब आज़ाद हो चुका था इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आया माउंटबेटन प्लान 1947 में। जो माउंटबेटन थे ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया मतलब अब देखो 1947 में दो इंडिया थे, एक तो बिफोर 15 अगस्त और दूसरा आफ्टर 15 अगस्त। अब जो बिफोर 15 अगस्त इंडिया था इसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडिया, ये याद रखने आपने, और जो आफ्टर 15 अगस्त था इसको बोला जाता था इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तब भी हमारे पास हम पढ़ेंगे कि जो वाइसरॉय की पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था, तब जो माउंटबेटन थे यही हमारे गवर्नर जनरल बने थे, ये हम पढ़ेंगे। 3 जून 1947 को अनाउंस किया इन्होंने, इन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवाई थी जिसमें इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की थी। इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने कहा था कि इंडिया के 2 पार्ट होंगे, एक बनेगा इंडिया और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। पंजाब एंड बंगाल वुड बी डिवाइडेड। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब एंड बंगाल डिवाइड होंगे। नाउ व्हाट इट मीन,
अब देखो हमारे पास यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पंजाब है। ये पहले ना सारा का सारा पंजाब हुआ करता था, और ये पहले सारा का सारा बंगाल हुआ करता था। दिस वॉज द पंजाब, दिस वॉज द बंगाल। अब जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब में से इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया, पाकिस्तान बना दिया। और जो हमने पढ़ा था कि 1905 में बंगाल की डिवीजन हुई थी, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल था वो लेकिन 1911 में कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे उनके मनों में जो थी नफरत जो थी वो बैठ चुकी थी। जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा था कि भी नहीं, हम तो ईस्ट बंगाल में ही रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग भी फॉर्म हो गई थी, हमने पढ़ा था। तो जो वेस्ट बंगाल था ये इंडिया का पार्ट रहा, और जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल, उसको उस टाइम पे पाकिस्तान बनाया था 1947 में। लेकिन अब देखो एक देश है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान यहाँ, एक पाकिस्तान यहाँ, तो ये ना सिस्टम अच्छे से चला नहीं था। तो जो ये वाला पाकिस्तान था 1971 में इन्होंने अपना अलग कंट्री बना लिया था, बांग्लादेश, लेकिन तो पहले ये पाकिस्तान ही बना था, ये आपने याद रखना है। 15 अगस्त डेट डिसाइडेड फॉर इंडिपेंडेंस। इन्होंने यहाँ पर ये भी अनाउंस किया कि हम 15 अगस्त को देश को आज़ाद करेंगे। 552 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर हु हैड लिबर्टी। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी 552 जगह ऐसी थी जहाँ पर अभी भी राजा महाराजाओं के रूल चल रहे थे। ऐसी जगह जिनको जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दी कि अब देखो सरकार तो बनेगी, राजा महाराजाओं वाला सिस्टम ख़त्म होगा, तो हम तुम लोगों को आज़ादी देते हैं कि अपना जो रियासत है उसको या तो पाकिस्तान के अंडर कर दो या इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कर दो, और चाहे तो आज़ाद रहो। सारे के सारे जो लोग थे वो मान गए थे कि हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर मर्ज होंगे, हम इंडियन गवर्नमेंट के अंडर मर्ज होंगे। लेकिन एक जगह का राजा, डेट इज़ जम्मू कश्मीर, वो नहीं माना था। उसने कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आज़ाद रहूँगा, मेरे मरने के बाद जो मेरी रियासत है वो भारत में मर्ज हो जाएगी। लेकिन जब वो उसकी डेथ हुई तो तब पाकिस्तान वालों ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा एरिया है। तो तब से ही इंडिया पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के लिए जो लड़ाई है वो चल रही है। अब 552, अब ये राजे ऐसे तो माने ही नहीं होंगे कि हाँ जी ठीक है हम तो इंडियन गवर्नमेंट में मर्ज हो जाते हैं। तो एक पर्सन थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल एक पर्सन थे। इन्होंने हर एक रूलर के पास जाके उनसे बात की और उनको कन्विंस किया कि आप मर्ज हो जाओ इंडिया गवर्नमेंट में। इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिटी मैन ऑफ इंडिया, इनको यूनिटी मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इनका जो बर्थडे होता है वो 31 अक्टूबर को होता है, और इन्हीं के बर्थडे पर हम हर साल इंडिया में यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। इसी दिन बाउंड्री कमीशन भी सेटअप हुआ जिसने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री जो थी वो डिसाइड करनी थी। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 15 अगस्त को बना। यहाँ पर जो सर रेडक्लिफ नाम के एक पर्सन थे उनको चेयरमैन बनाया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री जो लाइन थी डिसाइड करने के लिए। इसीलिए इन्हीं के नेम से जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री है, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। अब हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज, क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या क्या बोला जाता है, मैंने आपको 3 नाम बताए हैं।
अंग्रेज़ों भारत छोड़ो मूवमेंट, वारदा रिवोल्ट, लीडरलेस रिवोल्ट। और इसको और क्या बोला जाता है, अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है, अगस्त मूवमेंट, क्योंकि ये 6 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी। 6 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी और हम इसी दिन को इंडिया में बनाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ये आज भी क्विट इंडिया मूवमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? करो या मरो का स्लोगन किसने दिया था? हमने आज ही पढ़ा है, ये स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने। Who was the Viceroy of India during the time of Quit India Movement? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भारत का जो वाइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 में जो थे, हमने पढ़ा ना 1940 से लेकर 1940 में भी यही थे, 1939 में भी यही थे, मतलब यही पर्सन थे, 42 तक यही चले आ रहे थे। Who among the following given the famous slogan, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, You give me blood I will give you freedom। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये इन्होंने स्लोगन दिया था सिंगापुर में। हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी जो कि लीड कर रहे थे उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में उसके हेडक्वार्टर थे। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 2 स्लोगन दिए थे। पहला तो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दूसरा दिल्ली चलो। सिंगापुर में थे, वहाँ पर इन्होंने इंडियंस को कहा कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, अब टाइम आ गया है कि हम अपने देश के लिए लड़े। Which among the following pairs of battles is correctly matched? इनमें से कौन सी जो लड़ाई है वो करेक्टली मैच्ड है? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हमने पढ़ा था, जो तराइन की बैटल्स थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कनौज बाय मोहम्मद गौरी। नहीं, ये तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, तो ये गलत है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ी थी, कौन सी ईयर में हुआ था? ये 1526 में हुआ था, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। तो इन्होंने क्या लिखा है, डिफीट ऑफ सिकंदर लोधी बाय बाबर। ये भी गलत है, सिकंदर लोधी को नहीं, इब्राहिम लोधी को हराया गया था। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ चौसा, डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेर शाह सूरी। ये ठीक है, जो बैटल ऑफ चौसा थी ये 1940 में हुई थी। ये 39 में हुई थी, नॉट 40, इट इज़ इन 39 में हुई थी, जिसमें कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा। जो बैटल ऑफ खानवा थी, ये दोनों ही पर्सन्स गलत लिखे हुए हैं। हमने पढ़ा था कि ये राणा सांगा एंड बाबर के बीच में हुई थी। बाबर ने लड़ी थी राणा सांगा के अगेंस्ट, क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को प्रॉमिस किया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। लेकिन राणा सांगा जो थे वो अपना ये प्रॉमिस मुकर गए थे, तो बाबर ने उनसे बदला लेने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। और मैंने आपको बताया था कि इसी लड़ाई के बाद बाबर को गाजी का टाइटल भी मिला था। गाजी कौन था? जो नॉन मुस्लिम्स को मार दिया करता था। Which of the following events was proved by हंटर कमीशन? इनमें से कौन सा इवेंट है जो हंटर कमीशन के द्वारा देखा गया था? चौरा चौरी इंसिडेंट? नो, चौरा चौरी इंसिडेंट नहीं है। डिमोलिएशन ऑफ कानपुर मॉस्क? नो। जलियांवाला बाग मार्केस? यस। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो इस चीज़ की नॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं थी कि माइकल ओडायर ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे दिए हैं लोगों पर फायरिंग करने के लिए। तो इसी चीज़ की जो जांच थी वो करने के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन अपॉइंट किया था कि अब देखो कि इंसिडेंट हुआ कैसे था। Which among the following leader presided historic 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस? इन्होंने पूछा है कि जो 1916 का लखनऊ में सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे और इस सेशन को हिस्टोरिक क्यों बोला गया है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ था यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे, मतलब कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी वो इकट्ठा हो गए थे, एक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम लोगों को पहले एक होना पड़ेगा तभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी जो शर्तें हैं वो मानेंगे। तो यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार जो थे उनके प्रेसिडेंट थे लखनऊ सेशन के। और मैंने आपको बताया था कि जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर बोला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह? सॉल्ट सत्याग्रह करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नमक पर टैक्स लगा था उसको हटाना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? नो। इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल? नो। रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज? यस, ये था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट के साथ यहाँ पर कौन थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक? यस। गोपाल कृष्ण गोखले? नो। एमजी रानाडे? नो। नन ऑफ दिस? नहीं, हमारे पास बीजी तिलक जो थे इसके साथ रिलेटेड थे। ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।